हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने 5th चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब मोस्ट ऑफ केस में जो बच्चे हैं हमारे सीबीएसई के, उनके टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम नवंबर में 10 के आसपास या 15 नवंबर के आसपास फिनिश हो जाएगा। तो हालात को देखते हुए, जज्बात को समझते हुए, हमने यहाँ पर आज की क्लास में 6th चैप्टर जो कि वर्क, एनर्जी एंड पावर है, उसको वन शॉट में कंप्लीट किया है। तो आप पूरा देखें। मुझे भी पता नहीं है वीडियो कब तक चलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग मेन पॉइंट जो भी हमारे क्रक्स पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आता है, कोई भी चीज़ डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं और बने रहे पूरे वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी करते रहें, इससे हमारी एनर्जी बनी रहती है। तो आइए पूरे एनर्जी के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज के क्लास की कहानी शुरू होती है वर्क से। किससे शुरू होती है? वर्क डन कह लो या वर्क कह लो। तो वर्क का जो सिस्टम है, ये कहा जाता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डी लिख दूं, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसका क्या मतलब? वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको ज़रा सा आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एफ डी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, तो ये कहना क्या चाहता है उसको हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। ये कोई बॉडी है और ये हमारा कोई फोर्स लगा एफ, ये एंगल है थीटा। अगर बॉडी चल करके थोड़ी देर बाद, बॉडी चल करके थोड़े देर बाद कहाँ पहुँच गई है? यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। यहाँ पहुँच गई है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट किया। वो डिस्प्लेसमेंट डी है। तो देखा जाए तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस तरफ फोर्स का कंपोनेंट कौन लगा है? तो आप ध्यान से देखें, इस तरफ जो कंपोनेंट लगा है वो है एफ कॉस थीटा और इस तरफ जो लगा है वो है एफ साइन थीटा। तो डेफिनेशन कहता है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, मतलब डेफिनेशन जो इसका है वर्क डन का, वो ये होता है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डी का कंपोनेंट ले लो, तो डी का कंपोनेंट लेंगे तो डी कॉस थीटा। दोनों ही चीज़ें हमारी क्या है? सेम है। और इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन का डेफिनेशन हुआ। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसका क्या होता है? तो एसआई यूनिट इसका होता है जूल। क्या होता है? जूल। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको मिल जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है वर्क डन का? तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml² T⁻², ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है, ओके। अब बारी आती है कि अदर यूनिट्स इसके क्या होते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट अगर आप देखें तो ये होता है 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स और भी होती हैं इनकी, आइए उनको देख लेते हैं। एक होता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी में होता है 4.186 जूल। उसके बाद होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। एक होता है आपका 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये सब हमारे प्रैक्टिकल्स यूनिट हो गए किसके? वर्क के, ठीक है। अब देखिए वर्क डन जो है हमारा, ठीक है, वो कितने टाइप का होता है तो ये देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क। यहाँ पर जो हम टाइप्स ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं वो एंगल के बेसिस पे बात कर रहे हैं, एंगल के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क। क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है? मान लेते हैं कि इसी तरफ फोर्स लगा और इसी तरफ क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में क्या होगा? एफ डी कॉस, कितने का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में? 0 का। तो ये हो जाएगा एफ डी। इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और केसेस हैं थीटा की वैल्यू जो है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा सिचुएशन बन गया, इधर एफ है और इधर डी है और ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो इस केस में थीटा आपका क्या होना चाहिए? थीटा एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क कैसे होता है? तो ज़ीरो वर्क का मतलब हुआ कि कुछ कंडीशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तब ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो हो जाए
मान लेते हैं उस पर फोर्स ही नहीं लगा तो भी हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे अहम है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, π/2। मोस्ट ऑफ केस में क्वेश्चन देता है, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में फंसते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ और फोर्स लगा इस तरफ। जैसे मान लीजिए टेंशन का केस लें, पत्थर बांध दिया और पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टेंशन फोर्स जो वर्क डन करेगा वो क्या होगा, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि dr यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है या π/2 है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारा वर्क डन 0 होता है। अब कंडीशन है तीसरा, वर्क डन निगेटिव कब होगा, ठीक है। तो थर्ड है निगेटिव ऑफ वर्क, वर्क डन निगेटिव कब होगा, ठीक है। निगेटिव होने का केस अगर आप देखें तो मान लीजिए कि बॉडी चली है आगे और फोर्स लगा है पीछे, जैसे फ्रिक्शन के केस में होता है। तो फ्रिक्शन के केस में बॉडी आगे चलती है, फ्रिक्शन पीछे लगता है। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है FD cos, ये कितना हो जाता है 180 डिग्री, मतलब निगेटिव का FD आ जाता है। तो इस केस में हमारा वर्क डन निगेटिव होता है, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे लगा आपने नोट कर लिया है। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि वर्क डन से हमसे क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब कैसे वर्क डन निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या होता है वर्क डन, कैसे कैसे निकल सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग होती है, उनको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ओके। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन में देखें तो सबसे पहला हमारा आता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में दो सिचुएशन बन सकते हैं, कैसे कैसे, तो आइए देखते हैं। पहला सिचुएशन, इसमें आपसे कहेगा वर्क डन, तो आप निकालेंगे F.D निकाल दीजिए, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे, देखें अगर आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है तो वो आप मेरे वेक्टर वाले प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेक्टर एंड स्केलर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया है जो कि 7 चैप्टर में यूज़ होगा, तो वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dx x की तरफ प्लस dy y की तरफ और dz किस तरफ, तो ये हो जाएगा k की तरफ। तो यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में i.i, j.j और k.k ही निकाला जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, ये हमारा आ जाएगा वर्क डन। तो एक तो ये फॉर्मेटिंग हुई क्वेश्चन की, दूसरी हो गई डॉट प्रोडक्ट से डायरेक्ट पूछ लेता है। इसी में जो दूसरी फॉर्मेटिंग है हमारी वो कैसी है, तो उसको समझिएगा। वो है जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ऐसे बना दिया आपको, ठीक है, इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया F। अब ये यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, मान लीजिए नीचे की तरफ लगेगा mg, वेरी गुड, ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल वावा और इस तरफ लगा फ्रिक्शन, ओके। और बॉडी चली की तरह इस तरफ चली है d। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इन सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन आपको कैलकुलेट करने को देगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पक्का आते हैं, तो आप इनको देख लें। तो सबसे पहले हम F के लिए निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों किस तरफ, एक ही तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे FD cos 0 डिग्री, ये तो हो गया जी। नॉर्मल का क्या होगा, तो ND cos कितने का एंगल, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर 180 का, नहीं 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री रखें, क्या सर गलत गलत बोल रहे हैं, 0। और ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था यार, ये कितना हो जाएगा mg, तो mg नीचे और ये इधर। कई लोग हैं ना ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ कुली बक्सा ढोता है प्लेटफॉर्म पे तो वो कितना वर्क डन करता है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो 0 लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन उसने मस्कुलर तो वर्क डन किया है ना, उसके मसल्स ने तो वर्क डन किया, उसके बॉडी में तो हीट जनरेट हुआ है। तो आप नहीं, वहाँ पे वो mg की बात कर रहे होते हैं और लोग समझते हैं कि सही में उसका वर्क डन 0 हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, देखो 180 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा FD cos, हे क्या था, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस FD, ओके। ये कुछ हमारे टाइप्स थे पहले का जिसमें हमने कांस्टेंट फोर्स से निकाला। तो ऐसे क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग होती है यहाँ से। दूसरा आता है ग्राफ।
ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसको देख लेते हैं। ग्राफ में भी कंडीशंस बन सकते हैं। यहाँ पर देगा f और यहाँ पर दे देगा r कह लो या x कह लो या d कह लो। r का और d s का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बस। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ग्राफ दे दिया, तो जब ग्राफ दे देगा वो, तो इस ग्राफ का अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हमको क्या देगा, वर्क डन देगा। किसका एरिया वर्क डन देगा, तो FR ग्राफ का। कोई शक, कोई दुख दर्द परेशानी यहाँ तक नहीं। अब देखें इसके बाद क्या है कि ग्राफ तो हो गया हमारा। हाँ, ग्राफ को हम लोग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए ग्राफ में दो कंडीशंस बनता है। एक, मान लीजिए अगर ऐसा ऐसा सिस्टम है तो ये पॉजिटिव 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 लिया जाएगा एरिया, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। मान लो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है, तब तो ये एरिया निगेटिव लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, निगेटिव। अब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये 25 है, कितना है 20 लिख दिया, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 20। तो जब हम W नेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एरिया, तो इसका एरिया, इसका एरिया सबका जोड़ेंगे ना, तो 20 + 40 + 20, और ये देखो माइनस का 20 लिखा जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये लाइन के नीचे बना है। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट था जिसको आपको ध्यान में रखना था यहाँ पर, कि एरिया आप कैसे लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक है। तीसरा है हमारा वेरिएबल फोर्स, ऐसा फोर्स जो वेरी करते रहे। तो वेरिएबल फोर्स के लिए देखें क्या है। मान लेते हैं कि अपना कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, कोई फोर्स है, ऐसे से वेरी कर रहा है। अपने को निकालना है कहाँ से, R1 से R2 के बीच। तो हम R पर जाकर के क्या लेंगे, एलिमेंटल पार्ट लेंगे। आप बढ़िया से जानते हैं इस बात को। एलिमेंटल पार्ट जो हम लेंगे कितनी दूरी पे जाके लिए हैं बच्चा, R पर। ये कितने का होगा, dr। तो जो हमारा वर्कडन आएगा इस छोटे से ग्राफ का एरिया अगर आप देखें तो छोटा सा वर्कडन dw क्या लिखा जाएगा, फोर्स इंटू dr वेक्टर, यही लिखा जाएगा ना। अगर पूरा हमको निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा f डॉट dr वेक्टर। यहाँ R1 से R2 तक ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसको x में भी आप बदल सकते हैं अगर वैसा लिखना चाहें तो x का x के साथ देखिए ये हो जाएगा x dx, x1 से x2 प्लस ये हो जाएगा y dy, ये हो जाएगा y1 से y2 प्लस फिर हो जाएगा fz dz, z1 से z2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्कडन कैलकुलेट करने के सारे फॉर्मेट्स हो गए जिनसे हम वर्कडन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके, तब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी को देखिए, आए समझते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी, इसका भी यूनिट डायमेंशन, ये भी स्केलर है। डायमेंशन इसका वर्कडन के जैसा होता है, SI यूनिट वर्कडन के जैसा होता है। ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं रहती, ये स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर वन डायमेंशनल मोशन होगा तो वेलोसिटी स्पीड सेम हो जाता है, तो उस केस में तो नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत, लेकिन जब 2 डायमेंशनल होता है तब दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ, एनर्जी ड्यू टू, इसको बोलते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर मोशन करने की वजह से एनर्जी है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया जाता है हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, देखिए ये और इसमें रिलेशन पैराबोलिक है तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। और देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक। और क्या होती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेवर बिकम्स 0, कभी भी ये 0 नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात आती है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंड काइनेटिक एनर्जी। तो
काइनेटिक एनर्जी तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं mv, इसमें कोई शक नहीं, ये तो आसान बात है। अभी जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या किए कि हमने अपने मन से 2m से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बन गया हाफ एम वी का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ पी स्क्वायर बाई 2m। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। यहाँ से अगर आप ग्राफ देखना चाहें किसका, तो काइनेटिक एनर्जी, ओए होए होए, और ये हो गया हमारा P, तो इसका आएगा पैराबोला। क्यों आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर के। मेरा डस्टर गिर गया यार। तो ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम को देखो कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी फोर्सेस हैं मेनली उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक किया गया है कंजर्वेटिव में, दूसरा डिवाइड किया गया है नॉन कंजर्वेटिव में, ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो हमारे फोर्सेस हैं उनमें, तो यहाँ पर कहा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स और प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों का सम मिला करके क्या होगा, ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट में आता है। एक आता है फॉर कांस्टेंट फोर्स, ये एक डेरिवेशन है जिसको हम यहाँ स्किप कर रहे हैं, और एक होता है कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए था, ठीक है। और फिर एक होता है वेरिएबल फोर्स। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी, साथ में आपने पढ़ाई लिखाई भी किया होगा दिवाली में, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं जरता पड़ता था सर, उसमें हम लोग पेन कॉपी छूते नहीं लेकिन खेलते ज़रूर हैं। कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, तो ये दोनों हमारे हुए, इनको हम अभी स्किप कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए, दोनों के वर्क डन के सम को डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, अब मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद अब हमारी बातें होंगी किसके बारे में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है। सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि बच्चे अक्सर कंजर्वेटिव का नाम लेते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता होगा जो कंजर्व रहता है। अक्सर कॉपियों में लिखा हुआ मुझे मिलता है, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो अक्सर वो लोग लिख देते हैं द फोर्स विच इज़ कंजर्व्ड इज़ नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स विच इज़ नॉट कंजर्व्ड इज़ नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है बच्चों को। तो आइए थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स को आप देखें, ये कहता है द सम ऑफ वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन क्लोज्ड पाथ। ध्यान से देखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड पाथ या राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप इज 0, then force is called, फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब इनका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग फोर्स, जो हमने 5th चैप्टर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देखें जरूर, स्प्रिंग फोर्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा वर्क mg लगता है, वेट लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक 12th में आप पढ़ने वाले हैं जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपको 12th में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। यहाँ इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, 12th में पूरा का पूरा पढ़ना ही है, तो यहाँ परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, तो यहाँ देख लें, मान लेते हैं कि पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जब वो यहाँ से यहाँ गया है तो A से B, और यहाँ से यहाँ गया है तो B से A।
तो यहाँ पर कहा जाता है कि वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से ए इज इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के। तभी ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एक चीज़ और, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। मान लीजिए आपको जौनपुर से कहाँ जाना है, लखनऊ जाना है। कहाँ जाना है, लखनऊ जाना। तो आपके पास 2 रूट्स हैं। एक रूट है वाया सुल्तानपुर और दूसरा रूट है अयोध्या होकर के। ठीक है, तो सुल्तानपुर वाले रूट से आप जाते हैं कि अयोध्या वाले रूट से आप जाते हैं, उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि आप लखनऊ गए हैं। कहाँ से गए हैं, जौनपुर से आप चढ़े हैं और आप लखनऊ पहुँचे हैं। किस रास्ते से आप गए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए डिफाइंड है। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता ना भाई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी अपने को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन कमबख्त ये कंजर्वेटिव हो गया, जिसकी वजह से हमको पढ़ना है कि नहीं। और इसी वजह से एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट भी हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर आता है नॉन कंजर्वेटिव। अब आप भी ऐसा डेफिनेशन मत दीजिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें द फोर्स विच इज़ कंजर्व, जिसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक इसके उल्टा होता है। ठीक है, तो इसके उल्टा क्या होता है, द सम ऑफ वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन, यहाँ बाकी लिख देंगे इधर, ऑन क्लोज्ड पाथ इज not equal to 0, then the force is called non-conservative। ठीक है, ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इनका क्या होगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आता है फ्रिक्शन और आता है विस्कस फोर्स। ये हमको पढ़ना है अगले टर्म में। ठीक है, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। ये पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक, और पीई का कॉन्सेप्ट इसके लिए डिफाइन नहीं होता है। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन उससे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव नेगेटिव तीनों होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। शायद मैंने 0 नहीं बोला था, पॉजिटिव बताया था खाली। तो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव। कोई बॉडी चले ही नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके बाद क्या है, ये हो गया। देन आफ्टर इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये है। तो जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम और डिफाइन करें आपको, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हमारा होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है तो एनर्जी भी हमारी कैसी हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी। यहाँ से एफ वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस डी यू वेक्टर अपॉन डी आर वेक्टर, ऐसे लिखेंगे ना। अब ये देखो ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसका मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अगर आपको ग्राफ दे दे, क्या दे दे, अगर आपको ग्राफ दे दे, ग्राफ कैसे मान लेते हैं, यू और आर का, तो इसके स्लोप से आपको क्या मिलेगा, स्लोप से आपको मिलेगा फोर्स। लेकिन ध्यान देना यहाँ निगेटिव है
तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ये माइनस हमने लगा दिया, तो माइनस के साथ हमको मिलता है, यानी स्लोप निकालेंगे, स्लोप का नेगेटिव करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थी किससे रिगार्डिंग, तो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले फटाफट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर लेते हैं, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ, कभी कभी टोटल भी लिखता है या कहीं कहीं मैकेनिकल एनर्जी खाली लिखता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते किसको हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। किसका सम होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए हम लोग जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि W कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, सब मिलाकर के क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये कहाँ से आया, तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से आया। अच्छा सर, और कंजर्वेटिव के लिए निगेटिव डेल्टा U होता है, ये कहाँ से आया, तो ये आया कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, अब देखा जाए तो दोनों को इक्वेट किया जाए तो हमको मिलेगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा यू, और देखो इसको लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे वाह, अब आगे क्या पर लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे के एफ माइनस के इनिशियल माइनस यू एफ माइनस प्लस यू इनिशियल। यहाँ पर आप ध्यान दें, इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। यहाँ से हम देखते हैं कि इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर है फाइनल टोटल एनर्जी के, या यूँ कहा जाए तो फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल टोटल एनर्जी, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए, किसके लिए, एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स खाली और खाली कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही ये डिफाइन होता है। ठीक है, और किसी फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब मुद्दा हालात ये है कि थोड़ा सा इसका देखा जाए सिस्टम क्या है। तो ये कहता है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ जहाँ काइनेटिक जीरो होगा वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा वहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगा। तो स्प्रिंग के केस में हमने देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी करती है, यानी जब स्प्रिंग पूरा खींचा रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहती है, अभी आगे देखेंगे। तो जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक ज़ीरो हो गया, और जहाँ ये ज़ीरो है वहाँ मैक्सिमम, ऐसे। तो ये ग्राफ हुआ हमारा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ये किसके लिए हुआ, U। तो U आगे चल के हम देखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, आगे चल के देखेंगे। और ये एनर्जी हमारी क्या है, E जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कंजर्व है, x हमारा इधर और इधर वेरी कर रहा है। तो ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ है जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप फटाफट नोट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, सीधे चलते हैं हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग की तरफ। ओके, चलिए फटाफट आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, बेहद करीब है हम लोग, अब ख़त्म ही होने वाला है। स्प्रिंग फोर्स पढ़ने के बाद हम लोग पावर पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर कोलिजन बचेगा। थ्योरेटिकल पार्ट मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है उससे मैं रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, तो स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन। देखिए स्प्रिंग अपने आप नहीं खींचता है, स्प्रिंग को कोई ना कोई खींचता है, और जब स्प्रिंग को कोई खींचेगा ना तो वो बाहर से उस पर वर्क डन करेगा। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, ये के है, स्प्रिंग फोर्स होता है एफ स्प्रिंग माइनस के एक्स। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग अगर आपसे कहा जाए
तो आप कहोगे वेरिएबल फोर्स है, तो हम लिखेंगे वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, सिंपली लिख देते हैं एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, रखो माइनस के बाहर आ गया, एक्स डी एक्स x1 से x2, इंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगा, माइनस का हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसी आ रही है बेटा, निगेटिव आ रही है। यहीं पर ये जो वर्क डन है वो कौन किया है, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट किया है, तो वो भी इतना ही करेगा, लेकिन उसका वर्क डन कैसा है, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब देखो जो डेल्टा यू होता है हमारा वो होता है निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ से यू जो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, जितना ये वर्क डन करेगा वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किस में, स्प्रिंग में। ठीक, अब यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हैं। अगर आप x1 को 0 रख दें और x2 को x रख दें तो क्या आएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग आएगा माइनस का k x का स्क्वायर, 0 रख दोगे यहाँ x रखोगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारा केस होता है स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में सीधे सीधे। तो पावर देख लेते हैं क्या होता है। पावर जो होता है वो डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, तो पावर को डिफाइन किया जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये हमारा पावर हो गया। पावर जनरली 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा भाई, तो सबसे पहला हमारा पी एवरेज। पी एवरेज का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये होता है डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पावर का। ठीक है, तो पावर का जो देखें एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब जो टाइम है वो टाइम ज़्यादा होना चाहिए, स्पैन ऑफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया। इंस्टेंटेनियस का होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये एफ डी आर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डब्ल्यू की जगह इसको भरते हैं। जब हम डब्ल्यू की जगह भरेंगे तो यहाँ देखिए ये हमने इसको भर दिया, तो डी आर बाई डी टी हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये। अब देखिए जो हमारा पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो हमने उसको बता दी स्केलर है। एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड में 1 वॉट बोला जाता है। प्रैक्टिकल यूनिट इसकी होती है एचपी, 746 वॉट। जनरली जो मशीन्स बनते हैं उनको आपने देखा होगा एचपी का पावर आता है उसमें, बाइक है, कार है, इन सभी में आप देखेंगे तो इतने का पावर बताता है उसमें। डायमेंशनल फार्मूला ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी का होगा एम एल टी के पावर माइनस एम स्क्वायर टी के पावर -2, और एक टी नीचे है तो यहाँ आकर के वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। यहाँ तक हम लोगों ने किया पावर और पूरे जो हमारे वर्क एनर्जी पावर की बात थी उसकी। अब यहाँ से दूसरा इसका पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। तो आइए कोलिजन को समझते हैं, अच्छे से देखते हैं कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कोलिजन। जनरली बिलियर्ड्स बॉल को आप देखें वहाँ पे कोलिजन होता है, कैरम बोर्ड को आप देखें वहाँ पर कोलिजन होता है। जब आप कैरम बोर्ड से गोटी को मारते हैं तो वहाँ पर कोलिजन होता है, तब जाकर गोटी जाकर के उस होल में ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, और बिलियर्ड में भी ऐसा होता है। तिरंगा पिक्चर में बड़ा बढ़िया सीन था राजकुमार का और नाना पाटेकर का, आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर बिलियर्ड्स खेलते रहते हैं, जनरली पिक्चरों में दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है हमारी कोलिजन की। ठीक है, तो कोलिजन जो है 2 पार्टिकल्स आपस में टकराए तो उससे बना कोलिजन। अब कोलिजन जो हमको पढ़ना है वो कितने टाइप का पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है सबसे पहले 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल जिसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन इसका दूसरा नाम है। इसके 2 पार्ट हो सकते हैं जिनको दोनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है इलास्टिक। अब ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कहाँ से आता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा है हमारा 2 डायमेंशनल कोलिजन। 2 डायमेंशनल कोलिजन इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक कहीं कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है, ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, इसमें भी फर्दर 2 टाइप आपके बनेंगे। कौन कौन भाई, तो एक बनेगा इलास्टिक और एक बनेगा इन इलास्टिक। इलास्टिक और दूसरा बनेगा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग 1 डायमेंशनल कोलिजन का। लेकिन कोलिजन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, तो कोलिजन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, सॉल्व मेथड, सॉल्विंग
टेक्निक कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सबसे पहला जो आपका धर्म कर्तव्य है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ओए होए पूरा लिखिए सर, कोएफिशिएंट, पूरा लिख रहे हैं भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं, यही डिसाइड करेगा कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक की इनइलास्टिक। ओके, तीसरा है हमारा एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये डिसाइड कैसे होता है, देखो इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है तो ई कंजर्व लिख देते हैं, ई कंजर्व रहती है, इसमें ई का क्या होता है, लॉस होता है एनर्जी का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम सॉल्व करेंगे, तो इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि ई की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन होता है, कैसे समझ लो इसको, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब इनसे हम समझेंगे। तो ई की वैल्यू हमारी डिसाइड होगी, अगर ई की वैल्यू 1 है तो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। अगर ई की वैल्यू 0 है तो कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए, सॉल्विंग टेक्निक वगैरह। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन के बारे में, इसका जनरल केस बनाएंगे, फिर ई की वैल्यू चेंज कर करके हम फार्मूला ले लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अभी हम बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन के बारे में। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख दूंगा, डेरिवेशन कराने में टाइम लगता है तो यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एक वन शॉट है, इसमें काफ़ी चीज़ें कम ही टाइम में देना है, तो समय थोड़ा सा तो कट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑन कोलिजन के बारे में। ओके, हेड ऑन कोलिजन में देखें, ये बिफोर का सिचुएशन है, m1 है, u1 से भाग रहा था, m2 है, u2 से भाग रहा था। ये क्या है, बिफोर, माने अभी कोलिजन नहीं हुआ है, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। m1 रे कहाँ गया m2 रे, ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये कैसा है, आफ्टर। ओके, चलिए तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उससे हम क्या लिखेंगे, mu1 प्लस m2u2 इनिशियल बराबर फाइनल के m1v1 प्लस m2v2 हो गया ये। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये कहता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं सेपरेशन वाला सिस्टम। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्रोच। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐप मत पढ़ लेना, अप्रोच है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा v2 माइनस v1 और यहाँ पर हो जाएगा u2 माइनस u1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों के हेल्प से, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, जब हम सॉल्व करते हैं तो v1 हमारा आता है, मैंने लिख रखा है वैल्यू, v1 हमारा आता है m1, थोड़ा सा लंबा इक्वेशन है, e m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये ब्रैकेट u1 वेक्टर प्लस दूसरा है m2 1 प्लस e u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ओके, चलो इसके बाद है v2 हमारा, तो v2 है m2 माइनस e m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर u2 हो जाएगा, और प्लस
सॉरी यहाँ पर 2 था, 1 प्लस ई, और ये हो जाएगा U1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, तो देखिए ये है हमारा मेन फार्मूला, ये आया है इन दोनों को सॉल्व करने से। ठीक है, जनरली मैं क्लास में कराता हूँ लेकिन समय कम है इसलिए मैं इसको नहीं करा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जब आप E की वैल्यू, इसको नाम दे दो इक्वेशन A और इक्वेशन B, जब आप E की वैल्यू 1 रखोगे कहाँ कहाँ, इक्वेशन 1A और B में, तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक, अगर आप E की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो किस में, इक्वेशन A एंड B में, तो आप किसके लिए रखोगे ये, फॉर इन इलास्टिक, कहीं कहीं प्योर भी बोला जाता है तो घबराइएगा नहीं, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, इसी को प्योर भी बोला जाता है, इसमें आपको घबराने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें जब आप रखोगे तो फॉर्मूला उस हिसाब से चेंज होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल कोलिजन का, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के सेशन का। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आपने इनको नोट कर लिया है पॉज करके। तो अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल कोलिजन के बारे में। टू डायमेंशनल कोलिजन के लिए देखिए, मान लीजिए कि पार्टिकल था हमारा, ये M1 था, ये आ रहा था U1 से, और यहाँ पर एक M2 था, ये था ऐसे। अब यहाँ से टकराने के बाद एक किस तरफ गया, एक किस तरफ गया, ये एंगल बनाया θ1, ये बनाया θ2, इधर की तरफ गया M1 कितने से जा रहा है, V1 से, और इधर की तरफ जा रहा है M2 कितने से जा रहा है, V2 से। ठीक है, तो अब ऐसे एक्सिस बना दिया हमने, एक्सिस बना दिया, ये y हो गया और ये हो गया हमारा x। कंपोनेंट तोड़ लेते हैं फटाफट, कंपोनेंट तोड़ेंगे तो v1 का कंपोनेंट क्या मिलेगा, v1 cos θ1, इसका क्या मिलेगा, v2 cos θ2। ओके, ऊपर की तरफ कौन सा मिलेगा, v1 sin θ1, नीचे की तरफ क्या मिलेगा, v2 sin θ2। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो करेंगे, अब यहाँ पर देखो 2 डायमेंशंस आ गए, तो यहाँ पर हम x डायरेक्शन का मोमेंटम अलग कंजर्व कराएंगे, y डायमेंशन का मोमेंटम अलग कंजर्व कराएंगे। ओके, तो p कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, शॉर्टकट में लिखो यार, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन से देखो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, x डायरेक्शन में इसका लिखो m1 u1 प्लस u2 क्या था, 0 था, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनली कितना मिला, m1 दोनों उसी तरफ जा रहे हैं, v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में बच्चों, y डायरेक्शन के में, तो y डायरेक्शन में देखें इनिशियली कितना है 0, फाइनली एक ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो लिखेंगे m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2, इक्वेशन सेकेंड। एक और इक्वेशन बनता है बाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v1, इन दोनों का कंपोनेंट तोड़ के लिखना होता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, u1 माइनस u2 या u2 माइनस u1, आप जो भी लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, जनरली हमने जो लिया था वही लेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इन दोनों के हेल्प से ये इक्वेशन हुआ तीसरा, कितना हुआ, 3 इक्वेशन। अब देखो कितने वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल हमारे हो गए v1 v2 हो गया, और क्या कहते हैं E दिया रहेगा कैसा कोलिजन है, तो उस हिसाब से हम इसमें रखेंगे और रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप इनको नोट कर लें। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर का पूरा चैप्टर 1 शॉट में ख़त्म किया है। जो भी क्रक्स पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग 2 पार्ट में
सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो हमारा चैप्टर है 7th, उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। वो भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से पहले तक आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए टर्म फर्स्ट का, ताकि आप अपना पढ़ाई करके पेपर अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें, इससे हमारी भी एनर्जी बढ़ती रहती है। लाइक भी करें, शेयर भी करें और देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।